हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनवीटेक में। चलिए बच्चों, आज हम लोग बढ़ते हैं अपने एक नए सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स की तरफ। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा के बच्चों के पास मेरी ये वीडियो पहुँचे और उन्हें अपने एग्जाम के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जिनमें हाइड्रोलिक्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसमें सुविधा हो। तो चलिए बच्चों, आज बढ़ते हैं कहाँ, हाइड्रोलिक्स की तरफ। हाइड्रोलिक्स को हिंदी में कहते हैं द्रव यांत्रिकी। हाइड्रोलिक्स को क्या कहते हैं? द्रव यांत्रिकी। द्रव यांत्रिकी क्या होता है बच्चों? तो जब मैं आपको मैकेनिक्स पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था कि मैकेनिक्स का इफेक्ट क्या होता है। तो मैकेनिक्स के इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था क्या क्या कि डिफॉर्मेशन होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। डिफॉर्मेशन दो प्रकार का होता था, एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता था, एक डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन होता था। एक जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता था फ्लूइड में होता था, डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन कहाँ होता था? इलास्टिक बॉडी में होता था। तो हमें इलास्टिक बॉडी को भी पढ़ना नहीं है, हमें क्या पढ़ना? फ्लूइड्स को पढ़ना है। तो फ्लूइड में भी हमने देखा था क्या था, फ्लूइड दो प्रकार का हमारा था। कौन कौन था? एक कंप्रेसिबल फ्लूइड था और एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड था। तो हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का अध्ययन करते थे। कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंतर्गत किसका किया जाता था? गैस डायनामिक्स का किया जाता था। तो बच्चों, आज हमने जो सब्जेक्ट शुरू किया है यह संबंधित है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड से। यानी हाइड्रोलिक्स क्या है? इंजीनियरिंग साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम असंपीड्य तरलों पर लगने वाले बलों के प्रभावों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। या मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम असंपीड्य तरलों के व्यवहार तथा उनके ऊपर लगने वाले बलों के प्रभाव का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। हाइड्रोलिक्स कहलाता है। परिभाषा क्या कहेंगे बच्चों? क्योंकि मैकेनिक्स से निकली है तो मैकेनिक्स से ही मैंने बताया क्या कि मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम असंपीड्य तरलों के व्यवहार तथा उनके ऊपर लगने वाले बलों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक्स कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई बच्चों? चलिए, हाइड्रोलिक्स को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा विचार करते हैं मैटर के ऊपर, पदार्थ के ऊपर, कि पदार्थ होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और क्या होता है। तो बच्चों देखिए, पदार्थ क्या है? तो पदार्थ वे सभी वस्तुएं हैं जिनका अनुभव हमारी ज्ञान इंद्रियां कर सकती हैं। यानी कि इस यूनिवर्स में, इस वायुमंडल में, हमारे भूतल पर स्थित वे सभी वस्तुएं जिनका अनुभव हमारी ज्ञान इंद्रियां कर सकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे वायु पदार्थ है सर? हाँ, पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? हम तो देख नहीं सकते। तो बेटा, हवा क्या करती है? हमारे स्किन को स्पर्श करती है। तो स्किन हमारी क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। तो यह क्या करती है? इसके स्पर्श को अनुभव कर लेती है। पानी, यह भी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। लकड़ी, ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। कोयला, लोहा, तमाम चीजें जो हमें दिखाई दे रही हैं और नहीं भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमारे स्पर्श में आते ही हम उनका अनुभव कर पाते हैं, वो क्या है? पदार्थ हैं। तो बच्चों, पदार्थ समझ में आया क्या होता है? ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में या भूतल पर स्थित वे सभी वस्तुएं जो क्या करती हैं? कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं और जिनका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियां कर सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। अब अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या? टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार कि पदार्थ हमारे कितने प्रकार का होता है, पदार्थ जो हमारे आसपास हैं कितने प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें कई प्रकार के पदार्थ हम आपके सामने लिख लिए। आप सबसे पहले जानते थे पदार्थ कितने प्रकार का होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। इन चीजों को आपको ना तो डिस्कस कहीं किया गया और ना ही शायद बताया गया हो, या कुछ बच्चे जानते भी होंगे। तो देखिए बच्चों, ठोस, द्रव और गैस, ये तो आप जानते हैं। लेकिन आपके सामने एक नया मैंने पदार्थ लिख लिया है। क्या? बोस-आइंस्टीन कंडेंस मैटर। इसके बाद मैंने लिखा वेपर और एक लिखा प्लाज्मा। तो बच्चों, बोस-आइंस्टीन कंडेंस मैटर क्या है? तो यह भी एक पदार्थ है जो कि बोसान कण की गैस को 0 केल्विन ताप यानी परम शून्य ताप पर द्रवित करने के बाद प्राप्त होता है। यानी कि एक ऐसा पदार्थ
जो बोसान कण के गैस को जीरो केल्विन ताप यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंस मैटर। अच्छा, बोस-आइंस्टीन कंडेंस मैटर क्यों कहा गया? तो इसकी जो इस अवधारणा थी उसको सबसे पहले समझा था भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने। इसके बाद इन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर इस पदार्थ की खोज की। तो इन्हीं दोनों लोगों के नाम पर इसका नाम पड़ गया क्या? बोस-आइंस्टीन कंडेंस मैटर, जो कि बोसान कण की गैस को 0 केल्विन ताप पर या परम शून्य ताप पर ठंडा करने पर प्राप्त होता है। बोसान कण को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें समझ में आ गई। एक बार फिर से कहूंगा, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं सॉलिड की तरफ। तो अब ये भी आपने जान लिया कि हमारे नेचर में एक और भी पदार्थ होता है, क्या? बोस-आइंस्टीन कंडेंस मैटर। अब चलते हैं सॉलिड की तरफ। तो सॉलिड क्या है बच्चों? सॉलिड एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जिसका आयतन, क्या? आयतन निश्चित होता है और आकृति भी क्या होती है? आकृति भी निश्चित होती है और इनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल क्या होता है? सबसे प्रबल होता है। क्या होता है? सबसे प्रबल होता है। यानी कि ठोस एक ऐसा पदार्थ है जिनका आयतन तथा आकृति निश्चित होती है और इनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल सबसे प्रबल होता है। कौन कौन पदार्थ है? मार्कर है सर? हाँ है। बोर्ड है? हाँ है। लोहा, लकड़ी, टीन, ये सब इत्यादि, सीमेंट, सब क्या है? ठोस चीजें हैं। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, क्या बच्चों? लिक्विड। क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है? चलिए बच्चों जान लेते हैं। तो लिक्विड एक ऐसा तरल पदार्थ है, लिक्विड एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है, कांस्टेंट नहीं रहती। क्यों नहीं कांस्टेंट रहती? क्योंकि यह लिक्विड है, तरल है भाई। जिस बर्तन में रखते हैं, जिस पॉट में रखते हैं, उसी पॉट का क्या ले लेता है? शेप ले लेता है, परंतु आयतन निश्चित रहता है। जैसे 1 लीटर दूध, अब 1 लीटर दूध को आप जग में रखें, 1 लीटर दूध की बड़ी ग्लास में रखें या 1 लीटर दूध को किसी भगोने में रख दें, तो क्या है? सीधी सी बात है कि क्या 1 लीटर तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसका आयतन तो निश्चित है, परंतु आकृति क्या है? जग में रखा तो जग का, ग्लास में रखा तो ग्लास का और भगोने में रखा तो भगोने का। तो इस तरह देख रहे हैं कि इसकी आकृति लगातार बदलती जा रही है और इनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल ठोस के अणुओं के बीच लगने वाले अंतर आणविक बल से क्या होता है? कम होता है। 2 चीजें हमने 3 चीजें समझ ली। क्या क्या बच्चों? सॉलिड बोस-आइंस्टीन कंडेंस मैटर समझ लिया, सॉलिड समझ लिया और लिक्विड समझ लिया। अब तीसरी चीज वेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो वेपर क्या है? वाष्प। वेपर की को हिंदी में कहते हैं वाष्प। वाष्प क्या है भाई? तो किसी भी लिक्विड का वह स्टेज, किसी भी लिक्विड का वह स्टेज जिसमें उसे गर्म करने पर उस स्टेज में या उस फेज में क्या होता है? इस लिक्विड का गैसीय अवस्था तथा तरल अवस्था दोनों मौजूद होती है। किसी तरल पदार्थ की वह अवस्था जो गर्म करने पर किसी लिक्विड पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उस लिक्विड की गैसीय अवस्था तथा तरल अवस्था दोनों एक साथ मौजूद होती है, उसे क्या कहते हैं? वेपर कहते हैं। यह जल्दी से संघनित हो जाती है। क्या हो जाती है? जल्दी से संघनित हो जाती है, यानी कि द्रवित होने की इसकी कैपेबिलिटी बहुत तेजी के साथ, यानी इसको अगर ठंडा करें तो बहुत तेजी से क्या हो जाएगी? द्रवित हो जाएगी, अपने दर्पणों में या द्रवकणों में परिवर्तित हो जाएगी। और इसका जो है क्या वॉल्यूम और वो निश्चित रहता है? नहीं, जितना ज्यादा हीट देते जाएंगे वॉल्यूम में उतना ज्यादा परिवर्तन होता चला जाएगा। इसके बाद गैस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसी वेपर का क्या करते जाएंगे, आगे हम देखेंगे। जो बनाया है यहाँ पे मैंने एक फ्लो डायग्राम, तो बताएंगे इसमें
तो वेपर का टेम्परेचर अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा बच्चों कि वह जो है उसमें से जल कण या लिक्विड पार्टिकल क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, या वे पार्टिकल भी कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, पूर्णतया वेपर में, जिससे सैचुरेटेड वेपर बोलते हैं। सैचुरेटेड वेपर बनेगी और उस वेपर को, संतृप्त वाष्प को और ज्यादा जब वो हम हीट दें, उष्मा देंगे, तो हमें गैसीय अवस्था प्राप्त होती है। तो इस गैसीय अवस्था का आयतन न तो निश्चित होता है, न ही आकृति निश्चित होती है, और इनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल एकदम न्यूनतम होता है। इनके कण रैंडम गति करते रहते हैं इधर उधर। जैसे अगर किसी गैस है, एलपीजी गैस है आपके घरों में, वह एक सिलेंडर में बंद है, तो 14 समथिंग लीटर उसकी क्या है, कैपेसिटी है। अब वो गैस लीक कर दी तो पूरे किचन में फैल गई, यानी कि आयतन किसका ले लिया, एक सिलेंडर का जो आयतन है गैस का, वो बढ़ के पूरे किचन में फैल गया, यानी किचन के आयतन ले लिया। अभी वो धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाएगी तो पूरे घर का आयतन लेगी, तो आयतन अनिश्चित होता जा रहा है इसका, और आकृति तो ऐसे ही अनिश्चित है। इसके बाद बच्चों एक स्टेज आती है क्या, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कौन सी स्टेज है इसे समझते हैं। तो देखिए बच्चों, कोई भी गैस है उसका टेम्परेचर जब हम बहुत अधिक बढ़ाते जाते हैं तो होता क्या है कि वह गैस अपने आयनों में टूटने लगती है। वह गैस अपने आयनों में टूटने लगती है और टूटने के बाद एक आयन क्लाउड का निर्माण करती है। आयनों का एक क्लाउड, बादल का निर्माण करती है, और उसमें से क्या होती है, स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति या प्रकाश निकलता है, बहुत तीव्र प्रकाश निकलने लगता है, और उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मेटिक स्टेज या प्लाज्मा बोलते हैं। तो बच्चों समझ में आई इतनी चीजें कि प्लाज्मा क्या है, तो हमने समझ लिया बोस-आइंस्टीन कंडेंस मैटर क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, वेपर क्या है, और प्लाज्मा क्या है। इसी थोड़ा सा स्टेज को मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है क्या, कि लिक्विड है, इसको डेल्टा T1 डिग्री सेल्सियस हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या मिला, हमें मिलेगी क्या, वेपर। इस वेपर में इसका लिक्विड पार्टिकल, कुछ लिक्विड पार्टिकल और कुछ गैसीय स्टेज होगी। इसके बाद हम गर्म करते हैं तो हमें मिलती है स्टीम। स्टीम से पहले हम कह सकते हैं क्या, सैचुरेटेड वेपर मिलती है। क्या मिलती है, सैचुरेटेड वेपर मिलती है। सैचुरेटेड वेपर का मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ वाष्प होती है, जलकण नहीं होता। लेकिन इसी को और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्टीम मिलेगी। स्टीम में क्या होता है कि जल्दी द्रवित होने की क्षमता थोड़ा सा, जैसे वेपर है तुरंत द्रवित हो जाती है, स्टीम में क्या है, यह द्रवित नहीं होगी जल्दी, वेपर की तुलना में देर से द्रवित होगी। अब हमने इसका क्या किया, डेल्टा 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और गेन कर दिया, बढ़ा दिया, तब जो है स्टेज मिलेगी क्या, गैस। अब यह जो गैस है इन दोनों की अपेक्षा बहुत देर से द्रवित होगी। इसके बाद अब इस गैस को अगर हम गर्म करें, अगर इस गैस को हम गर्म करें तो क्या होगा, यह गैस अपने आयनों में टूटने लगेगी। जैसे अगर यहाँ पर किसी पदार्थ का लिक्विड है तो यहाँ पर वही पदार्थ जो है गैसीय अवस्था जब प्राप्त कर लेगा तो और टेम्परेचर अगर देंगे इसको तो यह क्या करेगा, अपने आयनों में विभक्त होने लगेगा, अपने आयनों में विभक्त होने लगेगा और एक आयन क्लाउड का निर्माण करेगा। और उस आयन क्लाउड को जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पूरी गैस जो है क्लाउड के फॉर्म में आएगी, और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब इस प्लाज्मा से अत्यंत तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। तो सभी अवस्थाएं या पदार्थ की आपको पता चल गई। इसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है बच्चों, डेल्टा T1 इज ग्रेटर देन डेल्टा T2, डेल्टा T2 इज ग्रेटर देन डेल्टा T3, और डेल्टा T3 इज डेल्टा T4 इज ग्रेटर देन डेल्टा T3, यानी कि T1 छोटा है किससे, T2 से, T2 छोटा है T3 से, T3 छोटा है किससे, T4 से। यानी टेम्परेचर जैसे जैसे हम पदार्थ की अवस्था बदलती जा रही है, हम क्या करते जा रहे हैं, टेम्परेचर को गेन करते जा रहे हैं। इस तरह से हमें पदार्थ की अगली अवस्था मिलती जा रही है। इसके बाद बच्चों चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, जो कि इस चैप्टर का बेसिक चीज है। तो हमने बता दिया कि इस तरह के पदार्थ होते हैं। अब हम बढ़ते हैं कहाँ पर, अपने जो इस चैप्टर हाइड्रोलिक्स का पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, या फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टी, या फ्लूइड प्रॉपर्टी है, शायद इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। इसमें बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग जानेंगे क्या कि फ्लूइड क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। दो चीजों को जान लेते हैं, इसके बाद एक एक प्रॉपर्टी को उठा के आराम आराम से हम लोग पढ़ा जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड हमने आपको बताया है क्या
कि यह फ्लूइड क्या है, तरल क्या है। तरल क्या है? तो तरल वह पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, बहने की क्षमता रखते हैं। क्या करते हैं? बहने की क्षमता रखते हैं। तो इन आधार पर बच्चों फ्लूइड हमारे कितने प्रकार का, पानी भी फ्लूइड है, हाँ सर है। हवा भी फ्लूइड है, हाँ है। यानी कि पानी भी फ्लूइड है, हवा भी फ्लूइड है। तो पानी और हवा में अंतर क्या है? तो बच्चों यही अंतर है कि जो हमारी हवा है वह क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है। क्या है? कंप्रेसिबल फ्लूइड है। और जो पानी है यह इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, यानी संपीड्य तरल। हवा क्या है? संपीड्य तरल है। और पानी जो है असंपीड्य तरल है। असंपीड्य तरल है। कैसे? अंतर समझ लेते हैं संपीड्य तथा असंपीड्य तरल में। भाई ऐसे तरल जिनके आयतन में क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। यानी कि इतने आयतन में है तो इनको, इनके ऊपर हम फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर क्या करें, इनकी आयतन को कम कर दें। तो ऐसे तरलों को क्या कहते हैं, संपीड्य तरल। क्या हवा क्या है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। क्या इसे दबाया जा सकता है? हाँ दबाया जा सकता है। इसे कंप्रेस किया जा सकता है। एलपीजी आपके घरों में जो रखी हुई वो भी तो क्या है, एक प्रकार की गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। उसे क्या किया गया है, दबा दिया गया है। दबा के क्या किया गया, सिलेंडर में द्रव फॉर्म में रख दिया गया। और पानी नहीं, पानी को दबाया नहीं जा सकता, नहीं दबाया जा सकता। कैसा है? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। क्यों है? अब देखिए बच्चों, आप घर पे जब इंजेक्शन लगता है, सुई दवा जब होती है किसी के घर में इंजेक्शन है, आप इंजेक्शन से क्या करिए, पानी इंजेक्ट कर लीजिए अंदर सिरिंज के। अब निडल के अंदर उसको क्या करिए, मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी में ऐसे डालकर निकाल लीजिए। अब निडल के अंदर घुस गई मट्टी घुस जाने से क्या होगा, अब उस सिरिंज के अंदर जो पानी आया हुआ है उसको आप बाहर से दबाइए, कंप्रेस करिए। क्या दबता है? नहीं दबेगा नहीं। और बहुत ज्यादा अगर फोर्स लगा देंगे तो निडल निकल के बाहर निकल जाएगी, और तब जाके, यानी जब तक निडल बाहर निकल के नहीं जाएगी तब तक वो दबेगा नहीं। यानी कि हमारा जो पानी है क्या है, असंपीड्य तरल है। फ्लूइड में अंतर समझ में आया बच्चों, कि जिसमें बहने की प्रवृत्ति है वो क्या है, फ्लूइड है। या जो न्यूनतम शियर फोर्स लगाने पे बह जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, फ्लो होने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का। एक होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड और दूसरा होता है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या है, जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके आयतन में हम क्या कर दें, परिवर्तन कर दें, कम कर दें या ज्यादा कर दें उसे, यानी कि जो दब जाए वो क्या है, कंप्रेसिबल संपीड्य तरल है। इसके बाद और जो न दबे वो असंपीड्य तरल है। इतना अंतर समझ में आ गया बच्चों? तो फ्लूइड ये हो गया। इसके बाद बच्चों चलते हैं हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी के ऊपर, कि प्रॉपर्टी है क्या। तो प्रॉपर्टी का मतलब पहले समझ लेते हैं बच्चों कि प्रॉपर्टी क्या है। तो भाई प्रॉपर्टी सबकी कुछ ना कुछ है। हमारी भी प्रॉपर्टी है, आपकी भी प्रॉपर्टी है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। किसी के पिताजी के पास बहुत रुपया है, किसी के पिताजी के पास कुछ नहीं रुपया है। किसी के पास बहुत खेत है, किसी के पास कुछ भी खेत नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे गांव में आपको क्या करें, गांव में या फिर शहर में आप जहां पे रहते हैं, आप आसपास के मोहल्ले के लोग आपको अगर आपका नाम नहीं जानते हैं लेकिन इतना जरूर जानते हैं ये इनका लड़का है, तो वहां पर आपकी आइडेंटिफाई किससे हुई, आपके पिताजी से। यानी कि प्रॉपर्टी क्या है, जो पहचान करती है, चिन्हित करती है कि ये क्या है या इसका गुण क्या है। अरे इनका लड़का है बहुत अच्छा है, अरे इनका लड़का है बहुत बदमाश है। तो इस तरह से क्या होता है, इसके अंतर हम जिन गुणों के या जिन लक्षणों के आधार पर हम किसी पदार्थ क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उसकी प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ के वे लक्षण जिनके आधार पर हम उन्हें पहचान पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उसे उसकी प्रॉपर्टी कहते हैं। उन्हें उन लक्षणों को उसकी क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं या गुणधर्म कहते हैं। तो भाई तो हम हाइड्रोलिक्स में पढ़ेंगे क्या, फ्लूइड। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो फ्लूइड में आइए बच्चों देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक एक प्रॉपर्टी को पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक प्रॉपर्टी को उठा उठा के आराम से पढ़ा जाए। तो चलिए बच्चों हम पहले बढ़ते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखा है डेंसिटी।
डेंसिटी को कहते हैं बच्चों घनत्व। क्या कहते हैं? घनत्व। तो पहली प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, कि हर फ्लूइड की कुछ ना कुछ अपनी एक डेंसिटी होती है। पेट्रोल की अलग डेंसिटी, डीजल की अलग डेंसिटी, केरोसिन की अलग डेंसिटी, हवा की अलग डेंसिटी, नॉर्मल वाटर की अलग डेंसिटी, सी वाटर की, समुद्री पानी की अलग डेंसिटी। तो सबकी अपनी अपनी क्या है? एक डेंसिटी है। उसके बाद आता है रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व क्या होता है? इसको भी जानेंगे आगे चल के कि क्या रेशियो होता है किसका? दो डेंसिटी का। और दो डेंसिटी का रेशियो कैसे आता है आगे देखेंगे। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक तरह की क्या है? रिलेटिव डेंसिटी ही। और दोनों में अंतर आगे चल के जब दोनों को पढ़ा जाएगा तो समझ में आएगा कि जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी है यही स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हो सकती है। लेकिन कुछ बेसिक अंतर है, इसको समझा जाएगा जब इनको पढ़ा जाएगा। इसके बाद विस्कोसिटी, श्यानता। विस्कोसिटी श्यानता, यानी कि श्यानता क्या है? तो हर पदार्थ का अंदर एक अपनी एक गुण होता है, हर तरल पदार्थ के अंदर, कि उसमें कुछ ना कुछ श्यानता होती है। श्यानता का मतलब सिर्फ बच्चों इतना जानिए कि गाढ़ेपन अथवा पतलेपन से कोई तरल कितना गाढ़ा है कितना पतला है उसको व्यक्त कौन सी इकाई करती है? श्यानता। आगे जब इसको पढ़ाएंगे तो इसमें और थोड़ा सा बताया जाएगा और जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। इसके बाद आती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, शुद्ध गतिक श्यानता आप इसे कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? शुद्ध गतिक श्यानता। इसको भी जानेंगे। इसके बाद सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? पृष्ठ तनाव। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव क्या है? इसको भी जानेंगे। इसके बाद आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? वाष्प दाब। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? वाष्प दाब। वाष्प दाब कहते हैं बच्चों इसे। तो वो वाष्प दाब क्या है? इसे भी आगे पढ़ा जाएगा। एक एक प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग उठा के बहुत आराम से पढ़ेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, कोई बात नहीं। वीडियो अगर लंबी जा रही है तो इसको हम कई पार्ट में कर करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जानते हैं प्रॉपर्टी क्या है। इसके बाद आता है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या है? तो कैपिलरिटी बच्चों देखिए कुछ नहीं, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं। पहली बात की प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एक इफेक्ट है, एक प्रभाव है, जो कि ये डिपेंड करता है कि उस ट्यूब क्या है। जिसे हिंदी में कैपिलरिटी को क्या आप लोग कहते हैं? केशिका तो कहते हैं। तो केशिका तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि हम इसका प्रभाव देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। तो इसके लिए जो ट्यूब यूज की जाती है उस ट्यूब के इंटरनल डायमीटर पर निर्भर करता है कि हमें कैपिलरिटी दिखेगी या नहीं दिखेगी। तो कैपिलरिटी गुणधर्म में मेरे समझ से नहीं आता है, यह एक अलग प्रभाव है, एक घटना है, जिसे हम द्रवों की एक घटना है जिसे हमें देखने में आती है जब ट्यूब का यूज करते हैं। तो ठीक है बच्चों, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो इस चीजों की स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लीजिए, ताकि आपको अपना नोट्स बनाने में आसानी हो। आप नोट्स एकदम ऐसे ही बनाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी है आपको। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हौसला अफजाई भी मेरी होती रहे और आप लोगों की पढ़ाई भी होती रहे। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, अच्छा है सर, वेरी नाइस सर, ये नहीं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप ये कमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, पढ़ने में क्या दिक्कतें आ रही है। हाँ यहाँ पर सर आपने टोटल इंग्लिश में लिख दिया है, हाँ बच्चों लिख दिया है, इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में भी लिख देते, लेकिन थोड़ा सा जगह कंज्यूम करेगा ज्यादा। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और इसे ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल बच्चों के पास भेजें। और हाई स्कूल इंटर के बच्चों के लिए भी ये चीजें लाभदायक होंगी, तो उनके पास भी शेयर करें और उनसे सबको बोलें कि सब्सक्राइब करें बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। इस वीडियो में इतना, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना समझेंगे क्या डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी यानी प्रॉपर्टी को एक एक उठा के पढ़ा जाएगा। धन्यवाद बच्चों।